फ्रेंड्स, दिस इज तुषार सर। आई एम गोइंग टू टेक लेक्चर फिजिक्स चैप्टर भी अल्टरनेटिंग करंट प्रत्यावर्ती धारा। लास्ट लेक्चर में मैंने इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन आपको बता दिया था। ये आज का जो लेक्चर होगा, आज ये सेकंड लेक्चर है। आज हम देखेंगे अल्टरनेटिंग करंट यानी कि एसी करंट की एवरेज पावर कितनी होती है फॉर द वन साइकिल। कल आपने क्या देखा था? कल मैंने आपको बताया था कि अल्टरनेटिंग करंट का बेसिक सा इंट्रोडक्शन दिया था कि व्हाट इज द एसी करंट, एसी और डीसी में डिफरेंस क्या है, ये बताया था मैंने आपको। फिर मैंने आपको बताया था कि अगर एक साइकिल के लिए अगर आपको निकालना हो फॉर वन साइकिल, व्हाट इज द एवरेज वैल्यू ऑफ द एसी करंट। एसी करंट की एवरेज वैल्यू कितनी होती थी? 0। ये आपने कल निकाला था। ठीक है, आज हम देखते हैं कि एक साइकिल में एसी करंट की एवरेज वैल्यू तो 0 होती है, एवरेज करंट 0 होती है, बट क्या पावर भी 0 होता है? क्या पावर भी 0 होगा? वो हम निकालते हैं। यहाँ पे देखो, इधर दो बातें आपको बिल्कुल माइंड में सेट करके रखना है। पहली बात कि ये जो चैप्टर है अल्टरनेटिंग करंट, इसमें वोल्टेज आपका जो होगा वो आपका टाइम के अकॉर्डिंग चेंज होगा और वोल्टेज का इक्वेशन कितना होगा? V = Vm sin ओमेगा t। ये आपको बिल्कुल माइंड में सेट करके रखनी है। वोल्टेज का इक्वेशन V = Vm sin ओमेगा t। करंट कल आपने निकाला था, करंट कितना आया था? I = Im sin ओमेगा t। ये वोल्टेज है, ये करंट। फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था। अब बात करते हैं कि फॉर वन साइकिल व्हाट इज द एवरेज वैल्यू ऑफ द पावर। एक साइकिल में पावर का औसत मान कितना होगा? तो मुझे पावर का फॉर्मूला ये तो मुझे बताओ, पावर का फॉर्मूला कितना होता है? आपने डीसी में पढ़ा होगा, डीसी में चैप्टर नंबर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी, पावर का फॉर्मूला P = I²R। डीसी में यानी चैप्टर नंबर 3 में। इसी को अगर मैं आपसे पूछता हूं कि आप अल्टरनेटिंग करंट में पावर का फॉर्मूला बताओ, ये होता है तो पावर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? P = I की जगह पर वहां पर जो करंट थी वो तो कांस्टेंट थी, यहां पर जो करंट है वेरिएबल है, कितना है ये वैल्यू। तो मैं यहां पे लिखता हूं Im sin ओमेगा t का स्क्वायर इंटू R। इसको आप लिख सकते हो P = Im² sin स्क्वायर ओमेगा t इंटू R। कोई इशू वाली बात, कोई दिक्कत नहीं। यहां पे आप इस तरीके से लिख सकते हो। आपको एवरेज पावर चाहिए। अब मेरी बात समझो, एवरेज पावर, औसत पावर। तो एवरेज निकालने के लिए इस तरीके से ब्रैकेट यूज करोगे। आप बताया था कल आपको Im² विल बी कांस्टेंट, कांस्टेंट की कोई भी एवरेज वैल्यू नहीं होती, ये आपका बाहर रहेगा। R विल बी कांस्टेंट, R का भी कुछ एवरेज वैल्यू नहीं होगी, यानी कि Im² इंटू R। इसको आपको बिल्कुल भी टच नहीं करा, दोनों कांस्टेंट है। एवरेज वैल्यू किसकी निकालोगे आप? sin स्क्वायर ओमेगा t की। अब एवरेज वैल्यू निकालते कैसे हैं फॉर द वन साइकिल? ये मैंने आपको कल बताया था। फॉर्मूला क्या होगा, कैसे लिखोगे? अब मुझे sin स्क्वायर की एवरेज वैल्यू निकालनी है। sin स्क्वायर की एवरेज वैल्यू निकालने के बाद से मैं यहां पर पुट अप कर दूंगा, मुझे पावर मिल जाएगा। तो मैं sin स्क्वायर की एवरेज वैल्यू निकालता हूं। तो sin स्क्वायर ओमेगा t की एवरेज वैल्यू कैसे निकालोगे आप? बताया था कल, एक साइकिल के लिए, फॉर वन साइकिल। करंट आपका इस तरीके से चेंज हो रहा है, मुझे वन साइकिल के लिए निकालना। तो यहाँ पे टाइम कितना? 0। यहाँ पर टाइम कितना? कैपिटल T। ये पूरा वन साइकिल हुआ। तो क्या करोगे आप? 1/T इंटीग्रेट 0 से T, जो भी फंक्शन होगा। फंक्शन कौन सा है? साइन का, तो sin ओमेगा t इंटू dt, सॉरी sin स्क्वायर है तो sin स्क्वायर ओमेगा t इंटू dt। ये एवरेज वैल्यू निकालने का तरीका है। सॉल्व करते हैं थोड़ा। = 1/T इंटीग्रेट 0 से T। sin स्क्वायर का आप इंटीग्रेशन कैसे करोगे आप? तो sin स्क्वायर ओमेगा t का इंटीग्रेशन आप ऐसे डायरेक्ट नहीं कर सकते हो। तो इसको मैं ब्रेक करता हूं। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? 1 - cos 2θ/2 2 ओमेगा t, सॉरी यहां पर ओमेगा t आ जाएगा, cos 2 ओमेगा t इंटू dt। cos 2θ का फॉर्मूला होता हमारे पास -2 sin स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला आपने 10th में पढ़ा होगा। यहां से मुझे sin स्क्वायर थीटा की वैल्यू चाहिए, तो इसको मैं इधर लिखता हूं, इसको मैं इधर लिखता हूं। तो मैं इसको इधर लिखता हूं, ये माइनस से प्लस हो जाएगा कितना? 2 sin स्क्वायर थीटा = 1। ये इधर आएगा तो माइनस में cos 2θ। 2 को डिवाइड में लिख दो। ये बताओ sin स्क्वायर थीटा की जगह पे देखो मैं 1 - cos 2θ/2 लिख सकता हूं। तो यहाँ पे थीटा की जगह पे क्या है? ओमेगा t है। तो यहाँ पर अगर ओमेगा t आएगा तो ये cos 2 ओमेगा t हो जाएगा। तो जो मैंने लिखा है 1 - cos 2 ओमेगा t/2। ठीक है, चलो
अभी इसको और सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 1/t, 2 कॉन्स्टेंट है, 2 को बाहर लिख दिया, ठीक है। इंटीग्रेट, ये इंटीग्रेट आपका देखो 2 फंक्शन में है, तो मैंने इंटीग्रेट किया 0 से t 1 इंटू dt को मल्टीप्लाई कर दिया माइनस 0 से t, कौन सा फंक्शन है, cos का, तो cos 2 ओमेगा t इंटू dt। एक बार 1 का इंटीग्रेट, एक बार इसका इंटीग्रेट, कोई इशू वाली बात नहीं। यहां पर 1/2t, 1 का इंटीग्रेट, ये बताओ ये dt का इंटीग्रेशन कितना होता है, t ये होगा, लिमिट कहां से कहां तक, 0 से t तक, माइनस cos साइन का डिफरेंशिएट, cos का डिफरेंशिएट माइनस साइन, cos का डिफरेंशिएट माइनस साइन, इंडिकेट करते समय साइन चेंज कर देंगे तो cos का डिफरेंशिएट होता है माइनस, तो इंडिकेट क्या हो जाएगा, प्लस साइन, तो cos का डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा, प्लस साइन, तो साइन 2 ओमेगा t। और बताया था मैंने आपको कल, यहां पर कांस्टेंट क्या है, ये 2 ओमेगा कांस्टेंट है, जो भी यहां पे कांस्टेंट रहता है उसको हम एक बार और डिवाइड कर देते। मैंने आपको कल बताया था, आप जाके वीडियो देख लेना, आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। जो भी यहाँ पे आपको इंटीग्रेट टाइम का करना है, तो टाइम के साथ कांस्टेंट 2 ओमेगा है, तो 2 ओमेगा से मैंने डिवाइड कर दिया, और लिमिट कहां से कहां तक, 0 से t तक। क्लियर। यहां पे 1/2t इन ब्रैकेट, यहां पे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो t माइनस 0 माइनस 2 ओमेगा बाहर आ जाएगा, t की जगह पे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो साइन 2 ओमेगा कैपिटल T माइनस साइन 0। ओमेगा की जगह पर चाहो तो आप 2π/t लिख सकते हो, इसको और सॉल्व करता हूं मैं, 1/2t इन ब्रैकेट t माइनस 0 विल बी t माइनस 1/2 ओमेगा, ओमेगा की जगह पे 2π/t लिखा। ये बताओ अगर मैं ओमेगा की जगह पे 2π/t लिखता हूं तो साइन 2 पहले से था, और ओमेगा की जगह पर 2π/t इंटू t, फिर माइनस साइन 0 की वैल्यू 0, ये आपका हो जाएगा 1/2t t माइनस, ये बताओ ये t से t कैंसिल, 2 इंटू 2 4π, तो साइन पाई 2π 3π 4π सबकी वैल्यू कितनी, 0, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, तो 0 माइनस 0 0, ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, तो बचेगा कितना, ये बचेगा बस, t से t कैंसिल, बचा कितना, 1/2। कहने का मतलब क्या हुआ, आपने साइन स्क्वायर ओमेगा t की एवरेज वैल्यू निकाली, औसत मान कितना है आपका 1/2। अब ये जो एवरेज वैल्यू है ये मैं यहां पर पुटअप कर देता हूं, ये आपका आ जाता है im स्क्वायर इंटू r इंटू साइन स्क्वायर ओमेगा t की एवरेज वैल्यू कितनी, 1/2, यानी पावर मेरा कितना आ गया, im स्क्वायर इंटू r/2, ये मेरा निकल गया पावर आपका, ये एवरेज पावर। तो एक साइकिल में करंट की वैल्यू तो आपको 0 होगी, एसी सर्किट में एक साइकिल में करंट की एवरेज वैल्यू तो 0 होगी, बट पावर आपका 0 नहीं होगा। पावर की देखो कुछ ना कुछ वैल्यू है, im स्क्वायर इंटू r/2, im क्या है, मैक्सिमम करंट इन द सर्किट, r क्या है, रेजिस्टेंस, 2 क्या है, एक कांस्टेंट है। तो पावर आपका याद रखना हमेशा कि एक साइकिल में फॉर वन कंप्लीट साइकिल पावर की एवरेज वैल्यू कुछ ना कुछ होगी, कितनी, im स्क्वायर इंटू r/2, बट करंट कितना होगा हमारा, 0 होगा। ओके, यू टेक ए स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं आगे बताता हूं आपको। चलो देखो, इसके बाद करंट की एवरेज वैल्यू एक साइकिल में 0, पावर की एवरेज वैल्यू एक साइकिल में im स्क्वायर इंटू r/2। अब हम देखते हैं कि अगर हमारे पास केवल और केवल रेजिस्टेंस है,
केवल और केवल रेजिस्टेंस, तो और उसको मैंने एसी वोल्टेज के साथ कनेक्ट किया है, तो करंट और वोल्टेज कितना होगा। अगर हमारे पास केवल और केवल इंडक्टर है, ओनली इंडक्टर, तो वोल्टेज और करंट कितना होगा। अगर हमारे पास केवल और केवल कैपेसिटर है तो उस केस में हमारा वोल्टेज एंड करंट कितना होगा, वो हम यहाँ पे देखते हैं। चलो 1 बाय 1 स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपका एक क्वेश्चन आता है फेजर डायग्राम। फेजर डायग्राम, फेजर डायग्राम क्या होता है वो आप समझो। सबसे पहले फेजर डायग्राम का मतलब क्या हुआ, जैसे फेजर डायग्राम आप ड्रॉ किसका करते हो। फेजर डायग्राम में ड्रॉ ऐसे मोशन का करता हूं जो पार्टिकल आपका एसएचएम कर रहा हो, सिंपल हार्मोनिक मोशन, सरल आवर्त गति। बात समझना आप, एक पार्टिकल है ये पी, ये पी पार्टिकल ये सर्कुलर पाथ पर रिवॉल्व कर रहा है। पी पार्टिकल आपका सर्कुलर पाथ पर रिवॉल्व कर रहा है। पी के रेफरेंस में ही मैंने यहां पर एक पार्टिकल और लिया ओ। बात समझना, ये तो पी आपका सर्कुलर ऑर्बिट में इस तरीके, ये आपका सर्कुलर पाथ पर घूम रहा है, ये सर्कुलर पाथ। ये था जब ये पी आपका मान लो इस पॉइंट पर है, इस पॉइंट पर, अभी इसका ये रेडियस, सपोज करो ये रेडियस कितना, मैं मान लेता हूं रेडियस कितना ए। पी ये जो पार्टिकल है पी, ये सपोज करो ये यहां पे आ गया, मैंने यहां पर प्रोजेक्शन ड्रॉ किया। जब आप प्रोजेक्शन ड्रॉ करोगे तो अगर ये पार्टिकल यहां पे आ गया तो ये वाला पार्टिकल कहां पे आ जाएगा, इधर। ये आप दो, मैं यहां पे दो पार्टिकल की बात लेके चल रहा हूं, पी वाला पार्टिकल देखना और ओ वाले पार्टिकल को ऑब्जर्व करना। पी ये जो पार्टिकल है ये सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो ये पी वाला पार्टिकल अभी यहां पे है, तो ओ वाला पार्टिकल यहां पे है। पी मूव करते करते इस पॉइंट पे आ गया, ये होता तो ओ वाला पार्टिकल यहां पे आ गया। फिर ये पी यहां पे आ गया, तो इसको मैंने प्रोजेक्शन ड्रॉ किया, यहां पर ये हो गया। फिर पी वाला पार्टिकल यहां पे आ गया, तो ओ वाला भी पार्टिकल वहीं पे रहेगा। फिर पी पार्टिकल यहां पे आ गया, तो ये होता ओ वाला पार्टिकल, इस पे प्रोजेक्शन ड्रॉ किया तो यहां पे आ गया। इस वाले पार्टिकल की पोजीशन आप कैसे बता रहा हूं, ये बताओ। इस वाले पार्टिकल की मैं पोजीशन कैसे बता रहा हूं, मैं प्रोजेक्शन ड्रॉ कर रहा हूं बस। ये वाई एक्सिस है, ये वाई एक्सिस, तो वाई एक्सिस पर मैं क्या कर रहा हूं, मैं प्रोजेक्शन ड्रॉ कर रहा हूं, मैं एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूं जिसको आप बोलते हो प्रक्षेप। यहां पर P यहां पे गया तो मैंने यहां पर एक प्रोजेक्शन ड्रॉ किया, मतलब ये वाला पार्टिकल कहां पे है, यहां पे। ये P आपका इस पॉइंट पे गया तो मैंने यहां पर एक प्रोजेक्शन ड्रॉ किया, मतलब ये वाला पार्टिकल कहां पे, यहां पे। ठीक है, अब ये P वाला पार्टिकल आपका मूव करते करते मान लो यहां पे आ गया, तो मैंने यहां से एक प्रोजेक्शन ड्रॉ किया, तो ये होता ये वाला पार्टिकल अभी रिटर्न हो रहा है। फिर P वाला पार्टिकल यहां पे, ये पॉइंट, P पार्टिकल इधर इस पॉइंट पे, तो ये होता तो O वाला पार्टिकल अभी यहां पे आ गया। P वाला पार्टिकल यहां पे, तो O वाला पार्टिकल इस पॉइंट पर होगा। P पार्टिकल इस पॉइंट पे, तो O वाला पार्टिकल यहां पे होगा। P पार्टिकल फिर से यहां पे, तो फिर से O वाला पार्टिकल ये होगा। अब इसका बताने का मतलब क्या वो समझो। ये तो ये जो पार्टिकल है P, इसका मोशन कैसा है, सर्कुलर, ये सर्कुलर घूम रहा है। लेकिन आप पॉइंट पार्टिकल O पर फोकस करो, पार्टिकल O, पार्टिकल O का मोशन कैसा है। ये तो पार्टिकल O सबसे पहले यहां पे था, जैसे जब ये बता, जब P आपका इस यहां पे गया 1/4 कंप्लीट किया, ये होता तो ये यहां पे हो गया। आफ्टर दैट O की पोजीशन ये हो गई, फिर O आपका डाउनवर्ड मूव करता है, फिर O आपका अपवर्ड मूव करता है। यानी कि O का जो मोशन है वो देखो किस तरीके से, कहीं ना कहीं सिंपल हार्मोनिक मोशन है। ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, देन डिस्प्लेसमेंट विल बी 0, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इन द नेगेटिव डायरेक्शन, देन अगेन डिस्प्लेसमेंट विल बी 0। क्लियर, पहले डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा है, मैक्सिमम हुआ, फिर कम हो रहा है, 0 हुआ, फिर इंक्रीज हो रहा है नेगेटिव डायरेक्शन में, मैक्सिमम हुआ, फिर डिक्रीज हो रहा है, फिर से कितना हुआ, 0। यानी कि ये जो पार्टिकल है ये एक एसएचएम परफॉर्म कर रहा है, ये सिंपल हार्मोनिक मोशन आपका परफॉर्म कर रहा है। सिंपल हार्मोनिक मोशन ये पार्टिकल आपका परफॉर्म कर रहा है, सरल आवर्त गति आपका परफॉर्म कर रहा है। अब अगर ये एसएचएम परफॉर्म कर रहा है तो यहां पर एक टर्म आता है फेज। यहां पर आप एक टर्म लिखते हो फेज, जिसको हिंदी में बोलते हो कला। कला, फेज का मतलब क्या होता है कि उसकी पोजीशन कहां पर है, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ दैट पार्टिकल। जैसे ये पार्टिकल मान लो कि यहां पे आ गया, ये पार्टिकल यहां पर, मुझे पोजीशन निकालनी है, तो मैंने यहां से ये बताया, यहां पर पहले एंगल 0 था, दैट पार्टिकल विल बी डिस्प्लेस, और ये पार्टिकल आपका इस पॉइंट पर आ गया। ये बताओ यहां पर आने की मतलब क्या हुआ कि पार्टिकल, ये वाला जो पार्टिकल है ये सर्कुलर में तो ये डिस्प्लेस हुआ है, एसएचएम कितना डिस्प्लेस हुआ है इस वाले मोशन में, इस वाले मोशन में ये डिस्प्लेस हुआ है, ये डिस्प्लेसमेंट ये है।
वाई एक्सिस पे डिस्प्लेसमेंट को मैं लेता हूं वाई। ये बताओ ये रेडियस ए था तो ये भी रेडियस ए होगा, कोई दिक्कत। डिस्प्लेस कितना हुआ? अब जैसे मैं आपको ये डिस्प्लेस कितना हुआ ये बता दो, डिस्प्लेस कितना हुआ? यही एंगल तो डिस्प्लेस हुआ ना, ये एंगल डिस्प्लेस हुआ। तो अगर मैंने इसको थीटा सपोज किया, ये बताओ अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा। इस वाले ट्रायंगल में मुझे आप बताइए, ये बताओ इस वाले ट्रायंगल में, ये जो ट्रायंगल आपको दिख रहा है ये ट्रायंगल, इस वाले ट्रायंगल में थीटा के सामने परपेंडिकुलर, 90 के सामने हाइपोटेनियस और ये क्या हो जाएगा बेस। ये बताओ यहाँ पर साइन थीटा कितना आएगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर अपॉन परपेंडिकुलर यानी कितना वाई अपॉन हाइपोटेनियस कितना, 90 के सामने ए। ये होता तो यहाँ से आपका हो जाएगा y इक्वल टू ए साइन थीटा, और थीटा की जगह पर आप लिखते हो ओमेगा टी, ये आपको पता है फॉर्मूला होता है, थीटा की जगह पर आप ओमेगा टी लिखते हो यानी y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन बताने का आपको के लिए यही मतलब था कि आपको एसएचएम के बारे में थोड़ा सा पता हो जाए कि सिंपल हार्मोनिक मोशन में अगर कोई पार्टिकल एसएचएम मोशन कर रहा हो, सरल आवर्त गति कर रहा है, तो उसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा, उसकी इस पार्टिकल का जो डिस्प्लेसमेंट है वो टाइम के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है। ए क्या है? ए इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। ये बता जब ये पार्टिकल आपका यहां पर होगा तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ये है और इसकी वैल्यू कितनी है ए, तो ए इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, मैक्सिमम महत्तम। y क्या है? डिस्प्लेसमेंट एट द टाइम t, जिस टाइम पर आपको निकालना है, तो ये क्या है आपका? ये एट टाइम t, ये आपका t समय पर विस्थापन है। तो ये आपके पास एक इक्वेशन आया, ये इक्वेशन किसका है आपके पास? SHM का, सिंपल हार्मोनिक मोशन का। अब जैसे मैं आपसे पूछता हूं कि यहां पर फेज कितना है, तो फेज कितना होगा? तो इस पार्टिकल का फेज कितना, ये बता ये पार्टिकल कौन सी पोजीशन पे है, तो दैट पार्टिकल विल बी पोजीशन कितना, कितने पोजीशन पर है? थीटा पोजीशन पर है। अगर ये पार्टिकल आपका यहां पे चला गया, ये पार्टिकल यहां पर, तो कौन सी पोजीशन पर है? तो ये थीटा यानी 90 पोजीशन पर है। तो फेज का मतलब क्या होता है? पोजीशन, यानी कि आप एंगल से रिप्रेजेंट करोगे। किसी पार्टिकल का फेज 0 डिग्री, 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30, 40, इस तरीके से आपका फेज आप लेकर चलो। क्लियर समझ में आपको आ गया? तो ये एसएचएम का इक्वेशन है इस तरीके से। अब मैंने आपको बताया था कि अल्टरनेटिंग करंट में जो इलेक्ट्रॉन होता है, जो चार्ज पार्टिकल होते हैं, वो भी एसएचएम करते हैं। उनका इमोशन कैसा होता है? सिंपल हार्मोनिक मोशन, तो उनका भी फेज होगा, तो उनका भी किस तरीके इक्वेशन बनेगा। तो अगर आपको याद हो तो करंट का इक्वेशन कितना आता है? I इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी। देखो I इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी, याद अगर आपको याद हो I इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी। देखो ये इक्वेशन और ये इक्वेशन को आप मैच कर देखो, डिक्टो आपका सेम टू सेम है। A इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, IM इज द मैक्सिमम करंट, sin omega t, I is the current at the time t, y is the displacement at time t। वोल्टेज का भी यही इक्वेशन है, V इक्वल टू Vm sin omega t। तो आपको फेज का मतलब क्लियर समझ में आ जाना चाहिए कि फेज का मतलब क्या हुआ कि किसी भी पर्टिकुलर टाइम पर उसकी पोजीशन, इसी को आप बोलते हो फेजर डायग्राम। ये जो इसको मैंने यहां पर एरो किया, अभी देखो ये जो एरो है ये आपका इंडिकेट कर रहा है फेजर डायग्राम, इसी को आप बोलते हो फेजर डायग्राम। और ये जो वैल्यू है ये लगातार आपकी कंटीन्यूअस चेंज होगी, ये 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, यानी ये लगातार आपकी क्या हो रही है? चेंज हो रही है। ये इसी को आप बोलते हो रोटेटिंग वेक्टर, ये रोटेट हो रहा है आपका पूरा, इसी को आप बोलते हो रोटेटिंग वेक्टर। अभी मैं आपको आगे क्वेश्चन करूंगा तो आपको पूरा का पूरा फुल क्लियर समझ आ जाएगा। ये समझ में आया? आगे समझो। अगर हमारे पास केवल और केवल रेजिस्टेंस का सर्किट है तो कंडीशन क्या होगी? लो, ओनली केवल और केवल प्रतिरोध है तो क्या होगा? समझो, मान लो कि यहां पर एक सर्किट है, ये प्रतिरोध मैंने लगा दिया, इसको मैंने AC वोल्टेज के साथ कनेक्ट किया, ये AC वोल्टेज का सिंबल प्लस माइनस, ये वोल्टेज की वैल्यू कितनी? V इक्वल टू Vm साइन ओमेगा टी। कोई इशू वाली बात, कोई दिक्कत नहीं। अगर ये वोल्टेज V इक्वल टू Vm साइन ओमेगा टी है तो यहां से जो करंट जाएगा वो करंट होगा I, और I की वैल्यू कितनी? I इक्वल टू Im साइन ओमेगा टी। क्लियर? इतना वोल्टेज मैंने दिया और ये जो यहां से करंट आपकी फ्लो हो रही है, और आपको ये पता है कि ये करंट एक बार इस डायरेक्शन में फ्लो होगी, एक बार करंट इस डायरेक्शन में फ्लो होगी, क्योंकि ये अल्टरनेटिंग वोल्टेज है। अल्टरनेटिंग वोल्टेज है तो ये लगातार चेंज होगा, एक बार साइकिल प्लस में, फिर नेक्स्ट में माइनस में। तो ये जो करंट होगा एक बार क्लॉकवाइज, देन एंटी क्लॉकवाइज, देन क्लॉकवाइज, देन एंटी क्लॉकवाइज, इस तरीके से आपका होगा।
ठीक है। तो इस कंडीशन में अब मुझे आप ये बताओ, अगर केवल रेजिस्टेंस हो तो वोल्टेज का फॉर्मूला कितना, V = Vm sin ओमेगा टी। ये वोल्टेज का इक्वेशन है। अब ये वोल्टेज का इक्वेशन, इतना वोल्टेज मैंने दिया है, ये बताओ वोल्टेज का फेज कितना, वोल्टेज की कला कितनी, तो आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए। फेज मतलब पोजीशन, तो वोल्टेज की पोजीशन कितनी, ओमेगा टी, यानी कि इसकी वोल्टेज कौन से पोजीशन पर, उसकी कला कितनी है आपकी, ओमेगा टी। मैं करंट की बात करता हूं, मैंने दोनों साइड में R से डिवाइड किया। R से जब आप डिवाइड करोगे तो V/R शुड बी इक्वल टू Vm/R साइन ओमेगा टी। या तो आप इसको अगर ये समझ नहीं करना हो तो आप डायरेक्ट लिखो, आप वोल्टेज कितना दिया, Vm sin ओमेगा टी। V = IR होता है, वोल्टेज कितना आपने दिया, Vm sin ओमेगा टी। करंट कितना फ्लो रहा है, I × R। पूरे सर्किट में वोल्टेज ये दिया, और यहाँ पे यहाँ का वोल्टेज कितना, I × R। R को डिवाइड कर दो तो I शुड बी इक्वल टू Vm/R sin ओमेगा टी। Vm/R, V/R होता है करंट, और ये मैक्सिमम वोल्टेज अपॉन R यानी मैक्सिमम करंट, यानी I = Im sin ओमेगा टी। Im क्या है आपका, Im क्या है आपका, मैक्सिमम करंट, महत्तम धारा। I क्या है, करंट एट टाइम t, करंट एट टाइम t। मुझे अब ये तो ये जो करंट का इक्वेशन निकला, इसका फेज कितना है, इसका फेज कितना है, I का फेज, आप I के इक्वेशन में देखो फेज कितना है, ओमेगा टी। तो इसका फेज कितना, इसकी कला कितनी, ओमेगा टी। अब मुझे अभी बताओ, वोल्टेज का फेज ओमेगा टी, करंट का फेज ओमेगा टी, तो दोनों के बीच में फेज डिफरेंस कितना, कितने का अंतर है, कलांतर कितना है, व्हाट इज द फेज डिफरेंस, फेज डिफरेंस कितने का है, कितने का कलांतर है, कला का अंतर कितने का है, कितने का कलांतर है, 0। कोई तो अंतर है ही नहीं ना, जितना ये है उतना। यानी कि इस केस में, यानी अगर आपके पास रेजिस्टेंस का केस है तो वोल्टेज और करंट दोनों सेम फेज में होते हैं। V एंड I आर इन सेम फेज, वोल्टेज और करंट दोनों समान कला में होंगे। बिल्कुल दिमाग में सेट करके रखो, रेजिस्टेंस के लिए वोल्टेज एंड करंट दोनों सेम फेज में होते हैं। अब मुझे आप ग्राफ बताओ, वोल्टेज और करंट का ग्राफ। तो मैंने यहां पे ग्राफ मैंने ड्रॉ किया। वोल्टेज किसके अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है, साइन के फंक्शन के अकॉर्डिंग। करंट किसके अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है, साइन फंक्शन के अकॉर्डिंग। Im की वैल्यू कितनी है, ये तो Im कितना मैंने लिखा, Vm/R। Vm/R की जगह पे Im लिखा। अब अच्छा एक बात बताओ, Im = Vm/R, यानी कि Im आपको कैसे मिल रहा है, Vm में से आप कुछ ना कुछ डिवाइड कर रहे हो। Im की वैल्यू हमेशा दिखोगी कि Vm की वैल्यू दिखोगी, हमेशा किसकी वैल्यू हमेशा ग्रेटर होगी। अब ये बताओ, इसको आप डिवाइड, जैसे मैंने लिखा है 10 = 20/2, यही है ना, किसकी वैल्यू हमेशा दिखे, जैसे मैंने लिखा है 5 = 10/2, दोनों बराबर है, सेम कंडीशन। ये अब ये बताओ, इन यहां पे ये दिखे कि ये दिखे, हमेशा ये दिखोगा, देखो। यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि Im = Vm/R, मतलब क्या हुआ कि हमेशा 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 और हमेशा वो Vm की जो वैल्यू होगी वो Im से अधिक होगी, मतलब Vm इज ग्रेटर देन ऑलवेज Im। चलो वोल्टेज का इक्वेशन बता दो, वोल्टेज किसके अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है, साइन ओमेगा टी, यानी मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, Vm, यानी कि वोल्टेज का जो इक्वेशन आएगा ये हो गया टाइम, ये हो गया वोल्टेज, ये हो गया मैक्सिमम वोल्टेज, एक काम करो, अब इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं आपको ग्राफ बनाता हूं। अब इसका स्क्रीनशॉट लो। चलो देखो ग्राफ कैसे बनाओगे, ये टाइम, वोल्टेज का इक्वेशन कितना था, V = Vm
साइन ओमेगा टी। करंट का इक्वेशन कितना था, आई इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी। और अभी आपने देखा था कि वी एम इज ऑलवेज ग्रेटर देन आई एम। चलो वोल्टेज का ग्राफ साइन के फंक्शन के अकॉर्डिंग, तो साइन का फंक्शन इस तरीके से होता है, ये यहां पे वोल्टेज जीरो, यहां पे वोल्टेज मैक्सिमम प्लस वी एम, यहां पे वोल्टेज मिनिमम माइनस वी एम। वोल्टेज की वैल्यू Vm से लेके माइनस Vm तक चेंज होगी ना, सिंपल, क्योंकि साइन की वैल्यू +1 से -1 तक होती है। तो ये मैक्सिमम वोल्टेज Vm और यहाँ पर -Vm। देखो ये 0, ये एंगल कितना 90, ये एंगल 180, ये एंगल 270, ये एंगल 360, इस तरीके से आपका जाता है। अगर आपको टाइम की बात चल रही है तो टाइम कितना हो जाएगा ये, अगर मैं टाइम की बात करता हूं तो ये पूरा टाइम एक साइकिल में t, ये कितना t/2, ये कितना t/4, ये t, देखो 0, ये t/4, एक साइकिल ये t/4 का हुआ, ये तो ये t/4 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 t/4, तो t/4, ये पूरा t/4 कितना t/2, ये पूरा कितना t/4 t/4 t/4, तो 3t/4। करंट का ये बताओ, करंट कैसे आएगा, करंट का जो इक्वेशन है वो भी साइन का फंक्शन है, बट Im की वैल्यू Vm से लेस है, मींस Im क्या होगा, इससे छोटा होगा। ग्राफ आपका डिक्टो सेम होगा, क्योंकि दोनों का जो फेज है वो भी सेम है, फेज भी सेम है, तो ये भी यहीं से स्टार्ट होगा, फेज भी सेम। अगर फेज में डिफरेंस होता तो स्टार्टिंग पॉइंट आपका कुछ अलग अलग होता। दोनों साइन ओमेगा टी है, तो दोनों का ग्राफ डिक्टो सेम टू सेम होगा। यहां पर ये वैल्यू किसकी हो जाएगी, मैक्सिमम करंट Im, ये किसका हो जाएगा -Im। ये आपका ग्राफ आ गया किसका, वोल्टेज का। ये ग्राफ किसका आ गया आपका, करंट का। क्लियर समझ में आपको आ गया। अब हम बना लेते हैं इसका फेजर डायग्राम, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। फेजर डायग्राम कैसे बनाओगे, फेजर डायग्राम अभी आपको क्लियर कुछ नहीं करना है। ये बताइए वोल्टेज आपका V = Vm sin ओमेगा टी। सबसे पहले क्या करोगे आप, वोल्टेज की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है Vm, तो सेंटर से मैंने Vm हो गया। इसके पहले वाला जो मैंने आपको बताया था SHM ना, वो याद करो, एक रोटेटिंग वेक्टर था ना, ये उसका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट था, ये आपका हो गया Vm। अब ये जो वेक्टर है आपका इस तरीके से रोटेट कर रहा है, ये रोटेट कर रहा है, ठीक है। ये क्या हो गया, ये बता, यही तो याद करो, इसके पहले क्या था, यही तो डिस्प्लेसमेंट था ना y, मतलब ये क्या है, ये वोल्टेज है एट द टाइम t, इसकी वैल्यू है ये v, यानी ये क्या हो गया आपका, ये किसके इक्वल है, ये v की इक्वल है, v = Vm sin ओमेगा टी। ये एंगल कितना ओमेगा टी, सिंपल सी बात है, ये एंगल कितना ओमेगा टी। ये वोल्टेज का फेज हो गया। अब करंट का फेज बताओ, ये बताओ करंट का फेज भी साइन ओमेगा टी सेम है, ओमेगा, ये बताओ करंट भी यहीं पे आएगा, लेकिन करंट क्या होगा, Im Vm से छोटा है, तो ये हो जाएगा, देखो ये आपका क्या है Vm, ये आपका क्या हो जाएगा Im। ये डिस्टेंस कितना, अब यहां से मैंने ड्रॉ किया, ये देखो, ये बताओ ये क्या हो जाएगा, ये Vm sin ओमेगा टी, तो ये कितना Im sin ओमेगा टी। ये आपका फेजर डायग्राम, ये ग्राफ, और दोनों का बीच में एंगल कितना होगा 0। इस तरीके से आपको करना रहेगा। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे इंडक्टर के लिए किस तरीके से आप सॉल्व करोगे और कैपेसिटर के लिए किस तरीके से सॉल्व करोगे। ओके, तो आज की क्लास को मैं यहीं पे कंप्लीट करता हूँ। थैंक यू क्लास।